यहाँ ज़मीन हमवार नहीं थी, जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। जंगली झाड़ियाँ भी उगी थी। मेरी मोटरसाइकिल उछल उछल कर चल रही थी। इसकी आवाज़ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मेरी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी, और अगर इन्हें मेरे फरार का फ़ोन आ गया तो इससे मेरी निशानदही भी हो सकती थी। मैंने मोटरसाइकिल को रोक दिया। इसका इंजन बंद हुआ तो मुझे टीलों के कब्रिस्तानी सन्नाटे का एहसास हुआ। मैंने मोटरसाइकिल को एक जगह झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। ना जाने मुझे क्यों ख्याल आया कि मोटरसाइकिल के पीछे जो छोटी सी डिग्गी लगी है, इसे खोल कर देखना चाहिए। डिग्गी एक डब्बे की तरह थी और कैरियर के पीछे लगी थी। वो मुकफ़ल थी। मैंने पत्थर की ज़रब से इसका ताला तोड़ डाला, झुककर गौर से देखा, फिर हाथ डाला तो अंदर से एक मोटरसाइकिल साफ़ करने वाला मैला कुचैला रुमाल, एक पेचकस, पाना, लोहे के तार का एक गुच्छा और एक चाकू निकला। ये चाकू आम साइज़ का था, जैसा कि घरों में सब्ज़ी, तरकारी या फल काटने के लिए होता है। सिर्फ यही एक चीज़ मेरे काम की थी। मैंने चाकू अपने कुर्ते की जेब में रखा, मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ा और टीलों के दरमियान से होकर मगरिब की तरफ चलने लगा। मेरे पाँव में जो फ्लैट शूज़ थे वो चलने में मेरी मदद कर रहे थे, ताहम अंधेरे रास्तों में बिखरे हुए पत्थरों पर बार बार पाँव फिसल जाते थे। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सितारों की फीकी रोशनी में सिर्फ इतना नज़र आने लगा कि मैं बड़े पत्थरों से बचकर गुजर सकता था। ये कौन सा इलाका था, कौन सी जगह थी, ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा? इन सवालों में किसी एक का जवाब भी मेरे पास नहीं था। सिर्फ जान बचाने का जज्बा मुझे आगे ही आगे खींचे जा रहा था। ये सारे का सारा इलाका दुश्मन का था। मैं इस मनहूस अस्पताल के जिस कमरे में था, वहाँ हर 10 या 15 मिनट के बाद कोई ना कोई नर्स या डॉक्टर आकर मुझे देख जाता था। इस हिसाब से अब तक उन्हें मेरे फरार का भी इल्म हो चुका था, और उन्हें अपने अमले के एक रुकन की लाश भी मेरे बिस्तर से मिल गई होगी। जिस आदमी की मैं मोटरसाइकिल ले भागा था, इसने भी शोर मचा दिया था। पोरच में टहलते नए पहरेदार ने मेरे बारे में गवाही दी होगी कि इसने मुझे पार्किंग शेड की तरफ जाते देखा था, और फिर मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हुआ था। यूं अब तक वो लोग मेरी तलाश में निकल चुके होंगे। रात के वक्त वो सड़क पर मोटरसाइकिल के टायरों के निशान न देख सके, मगर दिन की रोशनी में उन्हें यही निशान टीलों में ले आएंगे। इसलिए ज़रूरी हो गया था कि मैं सुबह होने से पहले किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाऊं, मगर महफूज मकाम तो यहाँ कोई भी नहीं था। मेरा यहाँ कोई भी हमदर्द और खैर ख्वाह नहीं था। अव्वल तो यहाँ दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान नहीं था। इन टीलों में कब तक भूखा प्यासा भटकता जिंदा रह सकता था? अगर कहीं कोई आबादी नज़र आ भी गई तो वहाँ ख़तरा ही ख़तरा था। इसराइलियों को मैं आजमा चुका था। ये सब कुछ कर सकते थे, मगर अपने वतन से गद्दारी हरगिज़ नहीं कर सकते थे। उन्हें पता चल जाए कि फ़लस्तीनी अरब गुरीला हूँ या मेरा ताल्लुक़ इनके किसी दुश्मन मुल्क से है, तो वो मुझे पहली फुर्सत में पुलिस के हवाले कर देंगे। एक ही बात मेरे हक़ में जाती थी कि मैं इब्रानी ज़ुबान बड़ी रवानी से बोल लेता था, और यहूदी मज़हब के बारे में भी मुझे काफ़ी मालूमात थी, और मैं यहूदी बनकर कुछ देर देहाती लोगों के दरमियान रह सकता था। लेकिन इसमें हर कदम पर ख़तरा था। लेकिन मैंने अहद कर रखा था कि मौत के जबड़ों में से भी गुजर कर यरूशलेम अपनी साथी नादिया के पास पहुँच कर रहूँगा। मेरे लिए एक नावाकिफ़ सरजमीन पर सफ़र करते हुए उर्दन की सरहद उबूर करना तकरीबन नामुमकिन था। इतना मुझे इल्म हो गया कि मैं जेरिको के मशरिकी शहर के करीब हूँ। जेरिको शहर यरूशलेम से इतनी दूरी पर वाक़ई नहीं था कि मेरे लिए वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो। सवाल यह था कि जेरिको एक अच्छा खासा सहूनी शहर है। मेरा लिबास अस्पताल के मरीज़ों वाला था। मेरे फ़रार की खबर रेडियो, टेलीविज़न और अखबारात में शाया कर दी जाएगी, और मेरे कपड़ों और हुलिये की तफसील भी ज़रूर बता दी जाएगी। इस सूरत में सुबह तक मुझे न सिर्फ अपना लिबास बदलने, बल्कि किसी हद तक अपना हुलिया तब्दील करने की भी अशद ज़रूरत थी। ये तमाम बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, और मैं संगलाख टीलों की वहशत खेज सन्नाटे और आधी रात के अंधेरे में नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। टीलों के यहाँ बहुत से दुर्रे थे और अजीब भूल भुलैया से बनी हुई थी। मुझे डर हुआ कि कहीं मैं एक ही जगह पर तो नहीं घूम रहा। इस खदशे को दूर करने के लिए मैं एक टीले पर चढ़ गया। मगरिब की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक तारीकी ही तारीकी फैली थी। किसी जगह पर कोई नन्ही सी रोशनी भी दिखाई न देती थी। पीछे निगाह डाली तो दूर एयरपोर्ट के टावर की रोशनी चमक रही थी। फिर अचानक मुझे किसी मोटर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। शायद अस्पताल की सिक्योरिटी गार्ड मेरी तलाश में निकल खड़ी हुई थी। यहाँ से मुझे अस्पताल की रोशनियाँ नज़र नहीं आती थी, क्योंकि इस जानिब मेरे और अस्पताल की इमारत के दरमियान एक बुलंद टीला हाइल हो गया था। मैं सिर्फ छोटे फौजी एयरपोर्ट की रोशनी को ही देख सकता था। इंजन की आवाज़ किसी जीप की लगती थी। फिर दूर एक टीले के पीछे रोशनी की लंबी लकीर नमूदार हुई। इस लकीर का रुख एयरपोर्ट की तरफ था। खुदा जाने ये कोई मोटर कार थी या जीप थी, मैं ठीक तरह से अंदाज़ा न लगा सका। रोशनी एयरपोर्ट की तरफ घूम गई। इसके बाद फिजा अचानक पिस्तौल के यके बाद दीगरे 2 फायरों से गूंज उठी। टीलों से टकरा कर फायर के कई धमाके बुलंद हुए। शायद ये मुझे डराने के लिए फायरिंग की गई थी।
मैं तेजी से टीले की दूसरी जानिब उतर गया और बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। अंधेरे में एक टीला आता गुजर जाता, फिर दूसरा टीला शुरू हो जाता। पत्थरों से टकरा टकरा कर मेरा पाँव दर्द करने लगा। मेरा सांस फूल गया। मैं काफ़ी दूर निकल आया था। एक जगह बेदम होकर बैठ गया। मेरा सांस धोंकने की तरह चल रहा था। 2-1 मिनट गुजरने के बाद मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कमबख्त अफरियत नुमा टीलों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम न लेता था। सितारों की रोशनी में अब मैं हर शय अपने मतलब निकालने की हद तक बखूबी देख सकता था। यह हकीकत भी मेरे सामने थी कि जिस यहूदी सफ़ाक सेनेटर जोसेफ ने मेरा सेहतमंद जवान दिल निकाल कर अपने सीने में लगवाने का प्रोग्राम बनाया था, वो न सिर्फ ये कि घिनौने मंसूबे पर बकौल इसके कि $1 लाख खर्च कर चुका था, बल्कि वो सरकारी और फौजी हलकों में एक बासर शख्सियत भी थी। इस पर मुतज़ाद ये कि अब मैं मुल्क के दुश्मन जासूस ही नहीं बल्कि कातिल भी था, और मेरे रिकॉर्ड में यहाँ इससे पहले भी कुछ कत्ल शामिल किए जा सकते थे। इन उमूर की रोशनी में ये शख्स मेरी तलाश में अपना तमाम असर व रसूख इस्तेमाल करेगा और कोई कसर नहीं उठा रखेगा। गोया मेरे पीछे थोड़ी देर में ही ब्लड हाउंड छोड़े जाने वाले थे, जो ज़मीन के अंदर भी अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं। मैं उठा और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। अगर मेरे पाँव में कंपाउंडर की रबड़ के जूते ना होते तो खुदा जाने मेरे पाँव का अब तक क्या हश्र हो चुका होता। एक अजीब सी मानूस सी गूंज सुनाई देने लगी। मैं रुक गया। कान लगाकर सुना तो यह हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। आसमान पर जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर देखा नीले और सुर्ख रंग की जलती बुझती बत्तियां मेरी तरफ बढ़ रही थी। गोया मेरी तलाश की मुहिम शुरू हो गई थी। हेलीकॉप्टर के नीचे एकदम रोशनी का एक आबशार निकल कर टीलों पर पड़ा। रोशनी का यह आबशार आगे ही आगे बढ़ रहा था। जल्दी से एक टीले की ओर में हो गया। हेलीकॉप्टर एक गुड़गुड़ाहट के साथ टीलों के ऊपर से गुजर गया। इसकी सर्च लाइट की रोशनी से टीले के दुर्रे पल के पल में रोशन हो गए। इसके बाद फिर अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर दूर जाकर बाएं जानिब मुड़ गया। वो काफ़ी नीचे रहकर उड़ रहा था। वो दोबारा इन टीलों की तरफ आया जहां मैं छुपा हुआ था, मगर इस दफ़ा कुछ फासले पर से होकर गुजर गया। इसने टीलों पर 4-5 चक्कर लगाए और एयरपोर्ट की तरफ चला गया। अब मैं वहाँ नहीं रुक सकता था, चुनाचा जितना तेज़ मैं इस इलाके से चल सकता था चलने लगा। हेलीकॉप्टर फिर ना आया, लेकिन एक और मुसीबत नमूदार हो गई। दूर से मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी, लेकिन कहीं एयरपोर्ट वालों ने खोजी कुत्ते तो मेरे पीछे नहीं छोड़ दिए। फिर ख्याल आया कि एयरपोर्ट एक छोटी सी जगह है और यहाँ ब्लड हाउंड का इंतज़ाम कैसे मुमकिन है। ये खोजी कुत्ते या तो तालिबान की इंटेलिजेंस के पास होंगे या मौत के जजीरे वालों के पास ही हो सकते थे, और वहाँ से इतनी जल्दी इन कुत्तों का लाना करीब करीब नामुमकिन सी बात थी। तो फिर ये कुत्ते कहाँ से आ गए कि जिनकी आवाज़ें करीब आ रही हैं। मैं एक छोटी टेकरी पर चढ़ गया। अब कुत्तों के भौंकने के साथ साथ दौड़ने की आवाज़ें भी आने लगी थी। इसके बाद कुछ कुत्तों का एक गिरोह बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ मेरी टेकरी के नीचे से गुजर गया। शायद वो किसी शिकार के पीछे लगे थे। ये खोजी कुत्ते नहीं थे। अगर ऐसी बात होती तो वो आगे निकल जाने की बजाय मेरी टेकरी पर चढ़ा था। इनके पीछे भी कोई फौजी या सिक्योरिटी पुलिस के आदमी नहीं थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अब इन कुत्तों की मुसीबत सामने थी। ये सहराई कुत्ते थे। अगर किसी आदमी पर हल्ला बोल दें तो इसकी तिक्का बोटी कर डालें, लेकिन मैं वहाँ ठहर भी नहीं सकता था। मैंने वो रास्ता जिस तरफ कुत्ते गए थे तर्क कर दिया और सामने वाली टेकरी के पहलू से होकर आगे को निकल गया। इसके बाद ना तो किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ दोबारा आई और ना ही कोई हेलीकॉप्टर आसमान पर मेरी तलाश में उड़ा। मैं मुसलसल चलता चला गया। रात को कुछ नहीं खाया था, भूख के साथ प्यास भी लग रही थी। अगरचे रात खनक थी, मगर मुसलसल चलने से मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। अब मेरी ये हालत थी कि थोड़ी देर दम लेता और फिर चल पड़ता। आसमान पर चमकते एक सितारे को मैंने अपना रहनुमा बना लिया था और टेकरियों और टीलों के भूल भुलैयों में इसी सितारे पर नज़र रखे आगे बढ़ रहा था। अब रात ने ढलना शुरू कर दिया था। मशरिक की तरफ सितारों की रोशनी फीकी होने लगी थी। टीलों के खाके अंधेरे से राख जैसे रंग के साथ उभर रहे थे। सुबह काजिब की इन झलकियों में मैंने देखा कि टीलों का सिलसिला ख़त्म हो रहा था। टीलों और टेकरियों के कोहान नीचे होते हुए ज़मीन के साथ मिलते जा रहे थे, और फिर जब सुबह की पहली किरण फूटी तो मैंने इसकी सुनहरी रोशनी में अपने सामने एक वसी और अरीज सहरा को देखा जो हद्दे नज़र तक फैला हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। मौत के मुंह से निकलकर मैं मौत की आगोश में आन गिरा था। सहरा की वसअतें मुझे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। इस सहरा में कहीं कहीं रेत के कोहान से बने हुए थे। या अल्लाह, ये मैं एक बार फिर किस मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे सहरा में सफ़र करने का कोई तजर्बा नहीं था, और तपते सहरा में अकेला आदमी तो एक फरलांग चलने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ता है। मेरे पास कोई ऊँट भी नहीं, जबकि सहराओं में ऊँट पर सवार अनाड़ी भी रास्ता भूलकर मौत की आगोश में चला जाता है। पहले एक आध सहरा में सफ़र ज़रूर किया था, लेकिन ये सहरा तो बेहद दहशतनाक नज़र आ रहा था। तहद्दे निगाह किसी जगह कोई दरख्त क्या एक झाड़ी तक नहीं थी। एक बार इस सहरा में चल पड़ा तो हेलीकॉप्टर के आने की सूरत में किसी जगह छुप भी नहीं सकूँगा। अब मैं पछताने लगा कि इस तरफ क्यों निकला है। पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत थी।
आगे वाली मौत से बच निकलने का 1% चांस मौजूद था, लेकिन पीछे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी। मैं इस तलख हकीकत से भी वाकिफ था कि सूरज के निकलते ही सहरा तपना शुरू हो जाएगा। या अल्लाह, अब क्या करूँ, किधर जाऊँ? पहले ही प्यास से होंठ खुश्क हो रहे थे और आगे तो पानी के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहीं बैठ गया। ज़मीन कुछ दूर तक पथरीली थी। सूरज ने मशीकी टीलों के पीछे से अपना सुर्ख चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। सहरा में एकदम से दिन निकल आया था और रोशनी फैल जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सूरज के टीलों से ऊपर आने की देर थी कि सहरा की रेत चमक उठी और हर तरफ आंखों को चुधिया देने वाली रोशनी फैल गई। रात भर की खनकी महकी महकी गर्मी में तब्दील होना शुरू हो गई थी। मैं आखिरी टीले की ज़मीन में धंसती हुई ढलान की ओट में बैठ गया। सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर वापस मुड़ता हूँ तो टीलों की गुलाम गर्दिशों में कब तक जिंदा रह सकूँगा, और फिर हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड के आदमी या इसराइल कमांडो मेरी तलाश में इन टीलों में भी निकल आए। इनसे कब तक आंख मचोली करता रहूँगा। आगे रेत का समंदर नजर आ रहा था जो मुझे हड़प करने के लिए बेकरारी से पहलू बदलता महसूस हो रहा था। इसी कश्मकश में सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा और फिजा गर्म हो गई। ये तपश मेरे जिस्म में रहा सहा पानी भी ख़त्म कर सकती थी। मैं कुछ भी अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि ये सहरा कौन सा है, और अगर मैं इसे उबूर भी कर लूँ तो आगे क्या है। ये हो सकता है कि मैं इसराइली लेजेंड के किसी सहराई किले में निकला हूँ और वहीं धर लिया जाऊँ, क्योंकि अब तक मेरी खबर कम से कम रेडियो टेलीविज़न पर माहौलिया के नशर हो चुकी होगी और पुलिस और फौज की तमाम चौकियों को इतला दी जा चुकी होगी और उन्हें चौकस कर दिया गया होगा। ना जाने क्यों एकदम से मुझे यरूशलेम वाली अपनी साथी नादिया का ख्याल आ गया। क्या इससे खबर हो गई होगी कि मैं किस आलम में यहाँ बैठा हूँ? इसने मेरे फरार की खबर तो ज़रूर सुन ली होगी। डॉक्टर उकात को भी मेरे भागने का पता चल गया होगा, मगर वो मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। नादिया मेरा कितना ख्याल रखती थी, मुझे इसके बालों में रची हुई ख़ास क्लोन स्प्रे की खुशबू याद आ गई, लेकिन मैंने फ़ौरन अपने ख्यालों को झटक दी। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शेरदिल कमांडो मुसीबत में औरतों के बालों की खुशबुओं को याद नहीं किया करते। वो मर्दाना वार मुसीबत का डट कर मुकाबला किया करते। इस ख्याल ने मुझे बेपनाह ताकत दी और मुझे मेरा भूला सबक और फ़र्ज़ याद दिला दिया। मैं अपनी भूख प्यास को भूल गया और अब मैंने सहरा को इस निगाह से देखा कि मैं इसे कैसे शिकस्त दे सकता हूँ। इस वक्त सहरा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था जो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। मैंने गौर किया कि अगर मैंने दिन के वक्त इतनी शदीद धूप में सफ़र शुरू किया तो सहरा की तपिश और आग बरसाती रेत मुझे भून कर रख देगी। जिस तरह काफिले सरे शाम रखते सफ़र बांधते हैं, मुझे भी इसी तरह धूप ढलने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करना होगा। मेरे पास ज़्यादा राह कुछ नहीं है। सहरा में सफ़र करते हुए इंसान के पास पानी की एक शागल ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से तो सफ़र नहीं कर रहा था। ये सफ़र नहीं बल्कि जला वतनी और जान बचाने की दौड़ थी। मेरे पीछे मौत बहुत करीब थी। आगे इस बात का इम्कान ज़रूर था कि शायद मैं अपनी जान बचाकर यरूशलेम तक पहुंच जाऊं। मेरी कोशिश ये थी कि सहरा में ऐसा रास्ता तलाश करूं जिस पर छोटे मोटे काफ़िले चलते हों। ऐसे रास्तों पर काफ़िले वालों के लिए रेत के अंदर पानी के मटके दबा कर रखते हैं और बाहर इनकी निशानदही की जाती है कि वहाँ एक बांस गाड़ दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं भूखा यहाँ रहकर इस गर्म चट्टान की ओट में सारा दिन कैसे बसर करूँगा। जूं जूं सूरज बुलंद हो रहा था, चट्टान इसकी धूप में गर्म होने लगी थी और इसका सेंक मेरे जिस्म में से रहे सहे पानी को भी पसीने की शक्ल में खारिज कर रहा था। इसका एक ही हल था कि मैं किसी टीले के नशीब में गड़ा खोद कर इसके अंदर बैठ जाऊँ। रेत नीचे ठंडी होती है। इस तरीके पर अमल करने से कम मैं धूप की क़यामत खेज़ तपिश से ज़रूर बच जाऊँगा। जिस जगह मैं बैठा था वो ज़मीन पथरीली थी और रेतला सहरा थोड़ी दूर आगे जाकर शुरू होता था। मरता क्या ना करता, इसकी मस्दाक मैं उठा और पथरीली ज़मीन पर चलता 2-3 मीटर आगे सहरा में आ गया। कड़ी धूप और गर्मी में इतनी दूर चलने से ही पसीने में नहा गया। रेत का टीला वहाँ से काफ़ी फासले पर था। मैंने हिम्मत न हारी और टीले का रुख कर लिया। पथरीली संगलाख ज़मीन का सिलसिला ख़त्म हो गया था और मेरे पाँव खुश्क रेत में धंसने लगे थे। मुझे रेत के टीले तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। पसीने की धारें मेरी गर्दन और माथे पर बहने लगी थी। रेतले टीले की ओट में एक तरफ छाँव थी। मैं वहां जाते ही बेदम होकर गिर पड़ा। कुछ देर सुस्ताने से जिस्म में कुछ तवानाई बहाल हुई तो मैंने अपनी जेब में से वो फल काटने वाला चाकू निकाला जो मुझे मनहूस और कातिल अस्पताल की मोटरसाइकिल सवार की डिग्गी से मिला था। मैंने ज़मीन का जायज़ा लिया। मैं कोई माहिर अर्जियात नहीं था, मगर फिर भी दर बदर की ठोकरें और बिला खेज़ मुहिम्मों ने मुझ पर काफ़ी तजर्बा भर दिया था। टीला जहाँ से शुरू होता था, इस मुकाम पर मैंने चाकू से रेत इधर उधर हटानी शुरू कर दी। रेत नरम थी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। ये भी धड़का लगा था कि कहीं पीछे से दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर या सहराई जीपें ना आ जाए। दिन की रोशनी में मुझे काफ़ी बुलंदी से भी देखा जा सकता था। खुलते सहरा में तो दिन के वक्त एक चूहा भी दौड़ता दिखाई दे जाता है। मैंने ज़मीन खोदने की रफ्तार तेज़ कर दी।
दरमियान में सांस लेने को रुक भी जाता। यूं कुछ देर बाद मैंने रेत में इतना गहरा गड्ढा खोल लिया कि मैं इसमें गर्दन तक छुप कर बैठ सकता था। फिर ख्याल आया कि ज़मीन मज़ीद खोदी जाए ताकि मैं पूरा इसमें छुप जाऊं। मैंने रेत की तह में दोबारा चाकू चलाना शुरू कर दी। रेत नीचे से गीली निकलने लगी। मेरा दिल खुशी से धड़का, कहीं इस जगह रेत के नीचे कोई चश्मा तो नहीं बह रहा। मैंने काम तेज़ कर दिया। अब रेत इतनी गीली थी कि मैंने जोड़ कर इसमें से पानी निकाल सकता था। मेरा हौसला बढ़ गया। मज़ीद 1 फीट खोदने पर ज़मीन के अंदर से पानी निकल आया। खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा। पानी रेत के नीचे से रिस रहा था। मैंने सैर होकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया और घड़े के पहलू में एक शुगाफ डालकर इसे कुशादा कर दिया। मैं इस शुगाफ में बैठ गया। ये जगह ठंडी थी और सहरा की तपिश से महफूज थी। प्यास बुझने से जिस्म ताज़ा हो गया। अगरचे भूख अपनी जगह पर कायम थी, लेकिन भूखे रहने की मुझे ट्रेनिंग मिली हुई थी। आदमी भूखा तो 2-3 दिन रह सकता है, मगर पानी के बगैर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वहाँ कोई घास फूस और झाड़ियाँ भी नहीं थी कि जिनकी जड़ें खोद कर मैं पेट की आग बुझा लेता। बहरहाल मुझे छुपने को बड़ा अच्छा ठिकाना मिल गया था। प्रोग्राम यही था कि धूप ढलते ही यहाँ से निकलकर सहरा में सफ़र शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि सहरा में कोई ऐसी झाड़ी या दरख्त मिल जाए कि जिसकी जड़ें या पत्ते खाने से मेरे पेट की आग भी ठंडी हो जाए। एक अजीब वहशत खेज सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। इतना खामोश और साकित दिन मेरी ज़िंदगी में पहले नहीं आया था। शहरों में तो रातें भी बोलती हैं और यहाँ सहरा में तो दिन के मुंह पर भी ताला लगा दिया गया था। रेत के सफ़ेद चमकीले ज़र्रों पर धूप पड़ने की वजह से सहरा में चांदी जैसी चमक पैदा हो गई थी। सहरा में दिन इतना रोशन होता है कि आदमी की आंखें चुदिया जाती हैं। गड्ढे के अंदर मुझे बड़ा आराम था और सहरा की तेज़ चमक और गर्मी वहाँ तक बहुत कम ही पहुँच रही थी। इस मुहीब सन्नाटे में मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि मेरे कान खड़े हो गए। ये आवाज़ किसी बड़े ख़तरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं हमतन गोश होकर इसकी आवाज़ की लहरों को पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश करता रहा। हाँ, ये किसी फ़ौजी ट्रक की आवाज़ थी। घूं घूं करता ट्रक दूर से किसी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पहले तो एहसास हुआ कि आवाज़ मेरी तरफ नहीं आ रही, बल्कि मेरी मतवाजी दूर सहरा में किसी तरफ जा रही है। लेकिन जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा साफ़ होती गई तो मुझे तशवीश हुई। मैं तेज़ी से गड्ढे में से निकलकर बाहर आ गया और टीले की ओट में लेट कर इस सिमत को देखा जिधर से ट्रक की आवाज़ आ रही थी। दूर मुझे संगलाख और ज़मीन में जज़ब होते कोहान नुमा टीलों के बीच में एक स्याह धब्बा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ रेंगता नजर आया। एक बार धूप में इसमें चमक पैदा हुई। ये ट्रक की स्क्रीन की चमक थी। मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। जाहिर है ये इसराइली फ़ौजी ट्रक है और वो लोग मेरी ही तलाश में इधर आए। मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था? यही एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार सामने आ रहा था। अगर वो इस टीले के करीब पहुंच गए तो मेरा बचना मुहाल होगा। वो मुझे बड़ी आसानी से तलाश कर लेंगे। अगर इनके पास खोजी कुत्ते भी हुए तो फिर मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मैं गौर से ट्रक के धब्बे की तरफ देख रहा था। वो एक संगलाख टीले की ओट में गायब हो गया। इसकी आवाज़ अभी तक आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो टीले का चक्कर लगाकर बाहर निकल आया। अब वो ज़्यादा करीब आने लगा था। मेरे लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। जो गड्ढा मैंने खोदा था वो मुझे पकड़वाने में मददगार साबित हो सकता था। भागने की भी जगह नहीं थी। सहरा में धूप चांदी की तरह चमक रही थी और वहाँ दौड़ता हुआ एक चूहा भी आसानी से देखा जा सकता था। मैं गड्ढे से बाहर निकला और रेंगता हुआ टीले की दूसरी जानिब छाँव में रेत पर पेट के बल लेट कर ट्रक को तकने लगा। मुझे मालूम था कि ट्रक में बैठे हुए फौजियों के पास यकीनन दूरबीन होगी और अगर मैं उठ खड़ा हुआ तो वो आसानी से मुझे देख लेंगे। ट्रक अगरचे मुझसे अब भी 2-1 फरलांग के फासले पर था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था ये फौजी हैवी ट्रक था जो दोनों जानिब से मिटियाले रंग की तरपाल से ढका हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता पत्थरों पर उछलता मेरी ही तरफ बढ़ता चला रहा था। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि एक जांबाज और सरफरोश मुसलमान कमांडो की तरह इन यहूदियों का मुकाबला करूंगा और अगर मर भी गए तो 2-3 को मार कर ही मरूंगा। मेरे पास फल काटने वाले चाकू के सिवा और कुछ नहीं था जो मेरे एक हाथ में था। ट्रक चलते चलते पत्थरों की टेकरियों के दरमियान एक तरफ साए में रुक गए। मैं एक मफरूर कैदी और माहिर शख्स की तरह ट्रक पर नजरें गाड़े हुए थे। ट्रक के पीछे से 3 वर्दीपोश फौजी राइफलें कांधों पर डाले छलांगे लगाकर बाहर निकल आए। अगली सीट पर से भी 2 फौजी बाहर को कूदे। वो टेकरी की छाँव में पत्थरों पर बैठ गए। इनमें से एक फौजी ने आंखों पर दूरबीन लगाई और जिस तरफ मैं रेत पर औंधा पड़ा था इस तरफ देखने लगा। वो सामने फैले हुए सहरा का जायजा ले रहा था। फिर इसने दूरबीन अपने साथी को पकड़ा दी। इतने में दूसरे फौजी ने ट्रक के अंदर से लकड़ी का एक बक्स निकालकर बैठे हुए फौजियों को सामने लाकर रख दिया। ये दोनों बैठे हुए फौजी यकीनन अफसर रैंक के थे। उन्होंने बक्स में से किसी मशरूब के टिन निकाल कर खोले और पीने लगे। बाकी 3 फौजी भी मशरूब के डब्बे लेकर इनके करीब ही छाँव में बैठ गए। मैं बड़े गौर से इनकी ये हरकत का मुशाहिदा कर रहा था। मुझे यकीन था कि उन्होंने यहाँ जो दम भर को पड़ाव डाला है तो इसी जगह से वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि आगे तपता हुआ सहरा शुरू हो रहा है। मुझे इनकी शक्लें साफ दिखाई नहीं दे रही थी।
मगर इनके हरकत करते जिस्म और एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें करते और बारी बारी आंखों पर दूरबीन लगाकर सहरा को तकते साफ नजर आ रहे थे। ये घड़ी बड़े तजस्सुस की घड़ी थी। मेरा अंदाज़ा यही था कि वो इसी मुकाम से वापस पलट जाएंगे और इतनी तेज़ धूप में सहरा में दाखिल होने की अहमकाना हरकत नहीं करेंगे, जबकि सूरज ने आसमान से आग बरसाना शुरू कर दी थी। इनकी बातें करने की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। फिज़ा में गहरा सकूत तारी था। दुश्मन मुझसे थोड़े फासले पर मौजूद था। मेरी ज़रा सी गलती, ज़रा सी हरकत उन्हें मेरी जानिब मुतवज्जा कर सकती थी। यही वजह थी कि मैं रेत पर औंधे मुंह बिल्कुल साकित पड़ा था और ज़रा सी भी हरकत नहीं कर सकता था। अचानक मेरा दिल धड़क उठा। एक फौजी राइफल कांधे पर डाले ट्रक के करीब से निकलकर जिधर मेरे वाला रेत का टीला था इस तरफ बढ़ने लगा। शायद इसके अफसर ने हुक्म दिया था कि वो रेत के बड़े टीले की तरफ जाकर जायजा ले। यहूदी फौजी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीधा मेरे टीले की तरफ आ रहा था। इसी टीले की छाँव में मैं लेटा था। मैं बिल्कुल इसी की जद में था। अभी ये यहूदी फौजी मुझसे काफ़ी फासले पर था। मैंने तेज़ी से पीछे को उल्टे रेंगना शुरू कर दिया और रेंगते रेंगते टीले की अकब में इस जगह आ गया जहाँ मैंने गड़ा खोद रखा था। अगर फौजी यहाँ तक आता है तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी अमर है। जूं जूं फौजी करीब आ रहा था मेरी तशवीश में इजाफा हो रहा था। ये 5 फौजी थे, इनके पास असलहा भी था। मैं इनका मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकता था। मैं टीले की ओर से यहूदी फौजी को करीब आते बराबर देख रहा था। अब मुझे इसकी वर्दी का गहरा खाकी रंग और सुर्खी माल चेहरा नजर आने लगा था। इसका चेहरा टीले की दूसरी जानिब था, इस रुख पर था कि जहां मैंने ज़मीन पर गड़ा खोद रखा था। मौत मेरे सर पर पहुंच चुकी थी। मुझे मरना तो था ही, लेकिन मैं बुज़दिलों की मौत नहीं मर सकता था। मैंने कमांडो एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया। चाहे जो भी नतीजा निकले, मुझे कमांडो अटैक करना होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।